to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी झारखंड से है। चंपाई सोरेन अब क्या करेंगे? हम पार्टी के नेता और एनडीए के सदस्य जीतन राम मांझी उनका एनडीए में स्वागत कर रहे हैं। क्या वही पटकथा फिर से लिखी जा रही है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी भी कह रहे हैं कि अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश महतो कह रहे हैं कि चंपाई तो गुरुजी यानी शिबू सोरेन के लॉयल रहे हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। सवाल वही है कि चंपाई अब क्या करेंगे? छोटी बातों पर ध्यान न देके वो याद करना चाहिए कि उस पार्टी ने उन्हें क्या दिया, उस हमारे नेता ने उन्हें क्या दिया, और छोटी बातों को तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो विपक्ष की जो चाल है उसमें फंसते दिख रहे हैं। उन्हें दिग्भ्रमित किया गया, उन्हें भड़काया गया, और मुझे लगता है किसी तरह का कुछ प्रलोभन की बात होगी। पद प्रतिष्ठा बहुत तरह का प्रलोभन होता है, तो उस जाल में वो फंसते दिख रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पार्टी के प्रति शुरू से समर्पित रहे हैं। जब हम लोग बिहार में विधायक थे तो हम लोग साथ काम किए हैं, और वे सब दिन वह कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। आप जानते ही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 18 अगस्त को उन्होंने जो ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से, उससे इन बातों को और भी बल मिला। चंपाई ने एक लंबी चिट्ठी पोस्ट की थी और उसकी 3 खास बातें हम आपको बता देते हैं। पहली बात कि क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया, मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। तीसरी बात, मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला राजनीति से संन्यास, दूसरा अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। सभी विकल्प खुले हैं। इसके बाद से कयास लग रहे हैं कि क्या चंपाई सोरेन इसी साल झारखंड में होने वाले चुनाव से पहले भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। चंपाई दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं और यहां आकर किसी से नहीं मिला हूं। पूरे झारखंड में एक बवाल है कि दादा दिल्ली है, दादा तो सरायकेला। आप लोग ऐसा सवाल ना जो चलो बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। देखिए निश्चित तौर पे इंडिया टुडे के इनपुट के मुताबिक भाजपा में शामिल होने की खबरों के बीच चंपाई सोरेन के घर पर लगे जेएमएम के झंडे भी हटा दिए गए। वही चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने बायो से भी जेएमएम का नाम अब हटा दिया है। अब उनके बायो में केवल झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। इस बीच हेमंत सोरेन का यह कहना है कि यह सब भाजपा का किया धरा है जो झामुमो के विधायक तोड़ने का प्रयास कर रही है। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले, और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। याद दिला दें कि कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 2 फरवरी 2024 को उनकी जगह पार्टी ने चंपाई सोरेन को, जो पार्टी के विश्वस्त माने जाते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। चंपाई ने 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। अगली सुर्खी यूपीएससी वैकेंसी से जुड़े विवाद पर। लेटरल एंट्री के जरिए 45 सचिव स्तर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। विपक्ष की आपत्तियों के बाद अब इस पर एनडीए के भीतर से भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी लेटरल एंट्री को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि वो उसके खिलाफ अदालत में भी अपील करेंगे। चिराग का कहना है कि वैकेंसी कोई भी हो, उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए थे कि यूपीएससी के प्रमुख पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब दिया। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि यह यूपीए की ही सरकार थी जो लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी। दूसरा
प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए की सरकार में ही लाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। यूपीए सरकार के कार्यकाल की एआरसी ने सुझाव दिया था कि जिन पदों पर स्पेशल नॉलेज की जरूरत है वहां विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए। एनडीए सरकार ने एआरसी की इस सिफारिश को लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया है, यह अश्विनी वैष्णव ने कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर से एक्स पर लिखा कि लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा के रामराज्य का यह विध्वंसकारी वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। दरअसल यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की नौकरियां निकाली थी। अब तक की सबसे बड़ी लेटरल भर्ती है ये, और लेटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसकी सर्टेन शर्तें होती हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का फायदा नहीं मिलता है और इसी को लेकर के विवाद है। अगली सुर्खी, कर्नाटक हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की ओर से दायर याचिका पर 19 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट में क्या हुआ ये बताएंगे, लेकिन पहले पूरा मामला समझा देते हैं। 2 दिन पहले यानी 17 अगस्त को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुडा MUDA भूमि घोटाले में सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। मुडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण। इसमें घोटाले की कहानी 5 पॉइंटर से आप समझिए। मैसूर जिले के केसारे गांव में सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के नाम करीब 3 एकड़ की जमीन थी। पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें गिफ्ट में ये जमीन दी थी। मुडा ने विकास कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया। इसके बदले मुडा ने सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को 2021 में विजयनगर में 38,283 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया। आरोप लगा कि विजयनगर की जो जमीन पार्वती को दी गई वो उनके केसारे वाले जमीन से कहीं अधिक महंगी है और इससे मुडा को आर्थिक नुकसान हुआ, सरकारी तंत्र को नुकसान हुआ, फायदा हुआ मुख्यमंत्री के परिवार का। ये आरोप हैं। इस केस को हम आसान भाषा में एक एपिसोड में समझा चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी। इस आदेश के खिलाफ सिद्धरमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जांच का आदेश बिना सोचे समझे और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करके दिया है। सिद्धरमैया की इस याचिका पर जस्टिस M नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज सुनवाई की। कोर्ट में सिद्धरमैया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्य में एक चुनी हुई सरकार है, जनमत है, कोई भी व्यक्ति शिकायतें लेकर के आता है और उन शिकायतों के आधार पर फ्रेंडली गवर्नर आदेश जारी कर देते हैं। कोर्ट में सिंघवी ने यह भी बताया कि राज्यपाल ने 2 पन्नों के एक छोटे से आदेश में सिर्फ 1 पॉइंट पर फैसला किया। उन्होंने इस आदेश को जारी करने का एक भी कारण नहीं बताया, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया। हालांकि अदालत ने साफ कहा है कि जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मुडा केस में ट्रायल कोर्ट सिद्धरमैया पर कार्रवाई नहीं करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है।